सारथी के कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 6 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। परिवार वाले मेरे साथ मौजूद है। मंजू शर्मा की माताजी, मंजू शर्मा की बेटी और मंजू शर्मा के भाई। 3 मर्डर किया है उसने। 3 जनों को एक साथ मारा है, मेरी बेटी को भी मारा है। और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी ही मिलना चाहिए। मेरी बहन गला दबाया, फिर टेप बांधा, टेप मुंह में बांधा, हाथ भी बांध दिया उसका, ताकि ये बच जाए कैसे भी। तो ये हाथ खुला रहेगा या सांस बंद हो जाएगा तो मर जाएगी करके, है ना। मेरे से गला दबाने से बच जाए, मैं हाथ और पैर दोनों बांध दिया। और उसके बाद में फिर वो एन राजू का कोई मौका नहीं दिया, फिर एन राजू को बांधा। दुर्ग कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना है। मतलब बहुत कम ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। और जिस तरह से उसने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया, 3 जिंदगी खत्म की उसने, वो तरीका, वो कहानी जानेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। ये पहला मामला होगा। अब इस केस के बारे में आप क्या कहोगे? चूंकि अब फांसी की सजा सुना दी गई है, फांसी अभी हुई नहीं है, सजा सुना दी गई। हो सकता है कि मामला भी और कोर्ट पे जाए, क्या कहोगे? फांसी तो होना ही चाहिए सर, निश्चित है। जो मेरी बहन के साथ में हुआ तो वो तो बहुत दर्दनाक था। मैं चाहता हूँ और किसी के साथ में इस टाइप की हरकत ना हो, और वो छूटना भी नहीं चाहिए। अभी इस बच्ची के सामने सबसे बड़ा संकट ये है, ना इसके पिता है, ना इसकी माँ है, और नानी जिनके पास कोई काम नहीं है। अब सवाल ये है कि ये बच्ची आगे की पढ़ाई कैसे करेगी। तो जो मंजू की माताजी है, उनका कहना है कि कोर्ट इस पर ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, जिम्मेदार ध्यान दे कि इस बच्ची का भविष्य कैसे संवारा जाए। इक्कीस जनवरी 2020 को भिलाई में ट्रिपल मर्डर हुआ था। मंजू शर्मा, उसकी 1.5 महीने की बेटी निशा और एक एन राजू की मौत कैसे हुई थी, ये बड़ा चौंकाने वाली बात सामने आई थी कि जिस हत्यारे ने इन तीनों की हत्या की थी, उसने खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए एन राजू को मारा, ताकि लोगों को ये लगे कि ये रवि शर्मा है, उसकी बीवी है और उसकी 1.5 महीने की बच्ची है। इस एक परिवार को खत्म कर दिया गया है। इस मामले में 6 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। दुर्ग कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी के कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 6 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। परिवार वाले मेरे साथ मौजूद है। मंजू शर्मा की माताजी, मंजू शर्मा की बेटी और मंजू शर्मा के भाई। आप सबने मंजू शर्मा हत्याकांड यानी कि ट्रिपल मर्डर केस की उस तारीख को आप लोगों ने जाना है कि आखिर 20 जनवरी 2021 को क्या हुआ था और उसके बाद क्या क्या हुआ। 21 जनवरी 2020 को क्या हुआ ये जानना भी जरूरी है। उससे पहले क्या क्या हुआ, ये रवि शर्मा कौन है, ये कहाँ से आया है, और साथ ही साथ मंजू शर्मा की शादी रवि शर्मा के साथ में कैसे हुई थी, ये पूरी बात और उस हत्याकांड वाले दिन की पूरी कहानी जानेंगे, पूरी बात जानेंगे। और साथ ही साथ सुनेंगे कि जब कोर्ट ने फैसला दिया है, फांसी की सजा सुनाई है, इस पर परिवार वाले क्या कहते हैं। माता जी प्रणाम जी। पहले तो मुझे बताइए कि 6 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। आरोपी रवि शर्मा को फांसी की सजा सुनाई दी गई है। अभी फांसी की सजा होनी बाकी है। क्या कहेंगे इस फैसले को? 6 साल बाद तो फैसला न्यायालय में सुनाया गया है, लेकिन वो फैसला तो 6 साल के बाद में थोड़ा तसल्ली हो रहा है कि न्यायालय मतलब हमारा दर्द को समझ के 6 साल बाद इस नतीजे पे पहुंचा है कि रवि शर्मा को फांसी देना है। और 3 मर्डर किया है उसने। 3 जनों को एक साथ मारा है, मेरी बेटी को भी मारा है। और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी ही मिलना चाहिए। और फांसी की सज़ा मिली है, पर मेरी बेटी की भी एक बेटी है, मंजू शर्मा की एक बेटी है। उसको भी तो एक माँ की ज़रूरत थी। वो अपने बेटी का पालन पोषण वो भी करती थी, वो भी गिफ्ट हाउस में काम करके अपनी बेटी का पढ़ाई लिखाई का बोझ उठाती थी। और वो बेटी को हम ही लोग रखे थे, नाना नानी के ही पास वो पलती थी। और ये रवि शर्मा और मेरी बेटी तालपुरी में अकेले ही रहते थे।
ध्रुव कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना है, मतलब बहुत कम ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। और जिस तरह से उसने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया, 3 जिंदगी खत्म की उसने, वो तरीका, वो कहानी जानेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। ये पहला मामला होगा कि हत्यारे ने मौत की वारदात को अंजाम दिया, उनकी हत्या की और मारने के बाद तीनों की डेड बॉडी को उसने रोस्ट किया, आग जलाया, तब तक जलाते रहा जब तक इन तीनों की पहचान नहीं खत्म हो जाती। मुझे बताइए कि ये घटना है 21 जनवरी 2020 की रात की। 20 जनवरी 2020 को क्या क्या हुआ था, उसके एक दिन पहले क्या हुआ था, और ये भी मुझे बताइए ये रवि शर्मा की एंट्री कहाँ से हुई आपकी बेटी की ज़िंदगी में? रवि शर्मा राउल केला में रहता था और हमें तो मालूम भी नहीं था कि ये रवि शर्मा राउल केला में रहता है। इस मेरी बेटी की एक सहेली थी राधा, वो राधा की बहन जो थी वो राउल केला में शादी होकर गई थी, तो उसी के थोड़ा सा संबंध से वो रवि शर्मा बोला था कि कोई लड़की होगा तो बताना, ऐसे करके मैं भी शादी करना चाहता हूँ। तो वो उसकी बहन राधा को बताई, और ये राधा जो है मेरी बेटी की सहेली थी, ये मेरी बेटी को बोलने लगी कि तू शादी क्यों नहीं कर लेती है, अभी तेरा उम्र क्या हुआ है, शादी कर ले। मंजू की पहले शादी हो चुकी थी? जी, पहली शादी हो गई थी। और पहली शादी से ये बिटिया है ईशा? हाँ, ये ईशा पहली बेटी ईशा ही है। और वो दामाद चले गए थे तो 10 साल तक के मेरी बेटी इंतजार करी, वो नहीं आए। आपके पास नहीं साथ में? हाँ, मैके में 10 साल रही। 10 साल के बाद में अचानक ये फिर राधा से इसका दोस्ती हुआ, और वो अच्छा कमा रही थी, वो शादी वादी के मूड में भी नहीं थी, शादी करना भी नहीं था उसको। और वो बोलती थी नहीं मम्मी मेरी एक बेटी है, उसका पालन पोषण मैं ही करूँगी। तो हम लोग बोले कि ठीक है बेटा, हम लोग तो है ना, हम सब मिल के तेरी बेटी का भी कर लेंगे, तेरा भी, तू अपना थोड़ा बहुत कुछ कर ले बस, और क्या चाहिए। तो बोलती हाँ मम्मी आप मेरे साथ हो, पप्पा है हम लोग। अचानक ये राधा की बहन, वो अपनी बहन को बोलती है कि एक लड़का है वहाँ राउल केला में, और वो मेरा बोलता है कि कोई लड़की चाहिए। तो वो सीधा राधा आके मेरी बेटी को बोलती है कि तू शादी कर ले, एक लड़का अच्छा है, फर्नीचर का काम करता है, और फर्नीचर का काम करके तेरे को अच्छे से पालेगा पोसेगा, और तेरे को भी इतना काम करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो मेरी बेटी पहले तो नहीं बोली, फिर हम लोग को बताई मम्मी ऐसे ऐसे बात है, एक रवि शर्मा करके है वहाँ राउल केला में, अच्छा वो फर्नीचर का काम करता है, अच्छा कमाई कर लेता है, अच्छा ज़िंदगी मेरा चल जाएगा, मैं उसके साथ शादी करूँगी। फिर वो रवि शर्मा भी 2-4 दिन के बाद मुझे फ़ोन किया, हम मम्मी मैं आऊँगा आपके घर में, और आपकी मंजू के साथ, आपकी बेटी के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मैं बोली नहीं, हमको किसी के साथ उसकी शादी वादी नहीं करना है, और हमको नहीं करना है, और तू हमारे घर में आना भी मत। मैं डायरेक्ट उसको ऐसी बोली। पहले दिन से बात खटक रही थी, वहाँ भी खटक रहा था। हाँ, तो मैं बोली अगर दोबारा तू करेगा तो मैं वहाँ पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी, मेरे घर में कोई आदमी आना ही नहीं चाहिए, ऐसे करके। तो जब ये बात मैं बोली तो ये बात शायद वो उसको बता दिया होगा कि वो उसकी मम्मी तो नहीं बोलती है। तो ये राधा नाम की जो इसकी सहेली थी ना, उसको मेरी बेटी को डायरेक्ट रायपुर लेके चली गई, और उधर से वो रवि शर्मा को बुलाकर रायपुर में मिलाई, बोलते कि यही है, और अभी तक तुम लोग का फ़ोन पर बात हो रहा था, और अब मैं इसको मिला ली, देख मंजू तेरे को पसंद है, क्या है तू करना चाहती है तो कर ले शादी, ऐसे करके। तो मेरी बेटी अचानक ही अपना मूड बदल दी, और बोलती वो सब बात उत करके वहाँ से रायपुर से आने के बाद में एक ही बात को रट लगाती थी, मम्मी मैं शादी करूँगी, रवि शर्मा से ही शादी करूँगी, वो अच्छा है मम्मी, मेरी सहेली भी वहाँ रहती है, वो भी जानती है, वो अच्छा कमाई वगैरह करके मुझे पाल लेगा, ऐसी करके पापा को बताई, मुझे बताई। हम दोनों पहले नहीं बोले, फिर एक दिन फिर इसके पापा बोलते ये बार बार जिद करती है तो मैं जाता हूँ राउल केला और देख के आता हूँ
कहाँ रहता है, क्या है, कौन सा काम राहुल केला में करता है। तो इसके पापा गए और मेरे छोटे बेटे को भी लेके गए। तो वो जहाँ काम करता था ना, एक घर टाइप का था, वहाँ काम करता था, वहीं रहता था और उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। जबकि वो पहले से शादीशुदा है। हाँ, ये शादीशुदा बात आप लोग को भी नहीं मालूम? नहीं, और वो कुंवारा है करके बोल के शादी किया मंजू से। यही बताता रहा कि मेरी हाँ, शादी नहीं नहीं हुई और मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और हम लोग अच्छे से रहेंगे और तेरी जो बेटी है उसका भी मैं पालन पोषण अच्छे से करूँगा, ऐसे करके। तो ये मेरी बेटी उसका बात में आ गई। आने के बाद में वो शादी कर ली। शादी फिर मेरा इधर आए तो फिर मेरा बड़ा बेटा भी बोला कि यहाँ पर तो पापा देख के आया और कुछ उसका रिश्ते नहीं, बाप वाप कुछ नहीं आया है और हम लोग किसके भरोसे पर, कोई बुजुर्ग नहीं उसके घर में आया है और हम किसके भरोसे पर मम्मी पापा तुम शादी कर रहे। तो फिर मैं बोली देख ना बेटा, ये तो इतना जिद कर रही है, शादी करूँगी। तो बोलते हैं मंजू करना चाहती है तो करे, पर मेरे को तो मन नहीं है। मेरा बड़ा बेटा ऐसी बोलता है, मैं बाद में मेरे को ये रिश्ता मेरे को पट रहा नहीं और बाद में कुछ होगा तो मैं बता नहीं सकता। मेरा बेटा बड़ा राजेश ऐसी बोला। तो हम बोले कि ये तो बोलता है कि हम यहीं पर ही घर लेके रहेंगे, राहुल केला नहीं जाएंगे मंजू को लेके और यहीं घर लेके हम दोनों कमा के यहीं रहेंगे। तो मेरा बेटा बोलता ठीक है, जब यहाँ रहेंगे तो हम लोग भी देख रेख करेंगे, आएंगे जाएंगे। पर इतना भयानक करेगा करके ये सब बातें हमको भी नहीं मालूम था। तो ना फिर ऐसी किया। फिर उसके बाद में जब तक के उसकी एक बेटी नहीं हुई तब तक के वो ठीक ही रहा और जब उसकी बेटी हो गई, जन्म ले ली वो छोटी बेटी, तो हाँ निशा जन्म लेने के बाद में ना उसको थोड़ा सा वो उसको परेशान करता भी होगा तो ये अपने मन से शादी करी ना। हमारा हम तो बताई भी नहीं कभी कि हाँ, किस तरह से हाँ, हम लोग तो बोल दिए थे तू अब अपने मर्जी से कर रही है तो सहन भी करना ही पड़ेगा, उसके साथ है तो कुछ तकलीफ भी देता होगा या कुछ बोलता भी होगा। तो वो बताई नहीं हम लोगों को कि ये रवि शर्मा हमको ऐसे करता है। लेकिन एक दिन बोल रही थी कि ये रवि शर्मा बोलता है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, एक बार बोली थी मेरे को। तो मैं बोली आत्महत्या किसकी करेगा? तो बोलता हम सब आत्महत्या करके मर जाएंगे और हम लोगों को जीना नहीं है। तो मैं बोली अपने मन में तेरे को क्यों मारेगा वो? मरना है तो वो खुद मरे भाई, तेरे को क्यों मारेगा? और वो शादी किया है, वो जिम्मेदारी उठाया है तुम लोगों को पालन पोषण करने का, तो वो खुद भी क्यों मरेगा? जीवन है, कमाओ खाओ और रहो अपना, ऐसे करके। तो नहीं मम्मी एक दिन ऐसी बोल रहा था, मतलब डिलीवरी के 15-20 दिन पहले ऐसी बोला था। तो मैं उस बात को नहीं, फिर मेरी बेटी का डिलीवरी हो गया। फिर मैं जनवरी में ठंड मौसम था, यहीं लाके अपनी बेटी को रखी थी 1-1.5 महीना। मेरी बेटी को 1.5 महीना रखी थी सिर्फ दिसंबर से जनवरी तक। हाँ जनवरी तक। और वो मतलब और एक घटना है 21 जनवरी। हाँ 10 या 9 जनवरी को यहाँ से गई। उससे पहले तक यही थी, ठंड का मौसम था, छोटा बच्चा है करके मैं बोली मेरी बेटी को तू जाना नहीं, अकेले सब काम तुझे ही करना पड़ेगा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद यहाँ 10 दिन रही, हाँ 1.5 महीना रही। उसके बाद 21 जनवरी को, घटना से पहले हाँ 20 जनवरी को क्या बात हुई थी? क्या हुआ था 20 जनवरी को? उसके एक दिन पहले वो चले गई। उसके बाद में मतलब 20 जनवरी 19 जनवरी को मेरा रात में उससे बात हुआ। रात में बात हुआ तो मैं बोली क्या कर रही है मंजू? तो बोलती है खाना बना रही हूँ मम्मी, मैं खाना वाना बना रही हूँ, ऐसे करके। मैं बोली रवि शर्मा कहाँ है? तो बोलता अभी घर में नहीं आया। तो मैं बोली तू अपना जल्दी से खाना वाना बना के खा के और बच्चों को भी अच्छे से अपना पूरा खिड़की दरवाज़ा बंद करके आराम से घर में रहना, वो आएंगे, ऐसे करके। तो ठीक है बोले मम्मी मैं खाना वाना। फिर वो बात हो गया। फिर सुबह फिर मैं फ़ोन करी 11 बजे। मैं सुबह 11 बजे फ़ोन करी, ठीक एक दिन पहले। हाँ घटना के एक दिन पहले। मैं बोली मंजू तू कर क्या रही है, उठ गई क्या? बोलते हाँ मम्मी थोड़ा लेट उठी हूँ, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो अभी मैं घर के काम कर रही हूँ।
तो मैं बोली रवि शर्मा कहाँ है, तो बोलता रवि शर्मा एक आदमी को पोताई करने के लिए घर में लेकर आया है। वो एन राजू था। हाँ, वो एन राजू था। जिसकी हत्या हुई है। हाँ, तो मैं बोली कि वो रवि शर्मा अभी पोताई क्यों कर रहा, ठंड का मौसम है, और उसको एक आदमी को घर में लाके, और तेरे को तू भी अकेले है और वो ऊपर से एक आदमी को लाके क्यों छोड़ा है, छोटा बच्चा है, तू किसको किसको देखेगी। तो बोलते पता नहीं, ये रवि शर्मा बोलता है कि घर का पोताई करूँगा, घर का पोताई करूँगा, और मैं इसको लाया हूँ, इसको खाना बनाओ, इसको भी खिलाओ, हम लोग भी खाएंगे। तो फिर मेरी बेटी खाना वाना बनाई, खिलाई, और उसके बाद में रात को जब शाम हुआ तो फिर शाम को मैं उतना बात नहीं कर पाई थी। फिर वो बोलती है कि ये पोताई वाला भी है मम्मी, अभी तक के गया नहीं, और कोई पोताई नहीं हुई उस दिन। नहीं, पोताई होता ही कुछ नहीं हुआ। और फिर बाद में वो वैसे ही घर में वो रवि शर्मा, और वो पता नहीं वो रवि शर्मा क्या उसके साथ में बातचीत कर रहा था, कुछ कर रहा था, बोल रही थी मेरी बेटी। उसको कमरे में ले जाके दारू पिला रहा था और उसको बातचीत नहीं कर रहा था, उसको कमरे में लेके गया था, दारू पिला रहा था, और उसको नींद की गोली उसी समय मिला दिया था। मिलाने के बाद उसको प्लेन का पौवा रखा था, उसमें मिला दिया था। और मेरी बहन को बोलता है जा अंडा लेके आना चखने के लिए, जा अंडा लेके आना, अंडा बनाना करके। तो वो मेरी बहन बोलती नहीं जाऊंगी करके, तो बोलता जा, वो नीचे भेजा, उसको प्लेन दारू उसमें मिला के दवाई मिला दिया, और इसको कोल्ड ड्रिंक में मिला दिया। इसको कोल्ड ड्रिंक में मिलाया, उसको फिर बोलता है ठीक है, लाया, और फिर अपना भी लिया था, अपना भी एक क्वार्टर ले गया था, उसमें वो भी पिया था, और उसको भी पिलाया। फिर उसको बेहोश हो गए, बेहोश होने के बाद में उसको टेप पे बांध दिया, टेप पे बांधा एन राजू। एकदम बेहोश हो गए थे। हाँ, बेहोश हो गए थे। छोटी सी बच्ची पहले ही सो गई थी। वो छोटी सी बच्ची तो पहले सो गई थी, उसको तो लास्ट में मारा है। सबसे पहले उसने सबसे पहले एन राजू को बेहोश किया, मारा नहीं, बेहोश किया। बेहोश मारता तो मंजू हल्ला कर देती है, चले जाती, उस समय तो उसको ये करा था। तो एन राजू को बेहोश किया, वो मेरी बहन क्या सोची, वो सो गया है करके, है ना, चल पिया हुआ होगा, सो गया करके, उसको क्या पता नींद की गोली खिलाया। उसके बाद में मेरी बहन को बोलता है तू भी थक गई है, कोल्ड ड्रिंक पी ले, कोल्ड ड्रिंक पी ले, खाना वाना बना, चखना वखना, वो अंडा मंगाया, अंडा खाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाया मेरी बहन को। मेरी बहन भी बेहोश हो गई है। उसके बाद में मेरी बहन को पहले टेप बांधा पूरा, पहले गला दबाया, फिर टेप बांधा, टेप मुंह में बांधा, हाथ भी बांध दिया उसका, ताकि ये बच जाए कैसे भी, तो ये हाथ खुला रहेगा या सांस बंद हो जाएगा तो मर जाएगी करके, है ना, मेरे से गला दबाने से बच जाए। तो मैं हाथ और पैर दोनों बांध दिया। और उसके बाद में फिर वो एन राजू का कोई मौका नहीं दिया। फिर एन राजू को बांधा, ऐसे करके बांधा एन राजू को, पूरा टेप लपेटा, पैर भी ऐसे लपेटा, और उसको फिर वो जो आग तापने का रहता है, ऐसे करके उसको मुंडी को ऐसे कर दिया कि उसका पूरा फेस जल जाए, और सिलेंडर को खोल दिया या ब्लास्ट हो जाए। उसके बाद में उसने वो बच्ची को उठाया, जो उसके माँ के पास सोई थी, छोटी 1.5 महीने की बच्ची, उसको उठाया, ऐसे ऊपर किया, फिर उसका ऐसे गला दबा दिया। फिर उसी के पास में फिर उसको सुला दिया गला दबाने के बाद। फिर वहाँ से निकल गया बाहर निकलने के बाद में गाड़ी तो उसकी पार्किंग में लग रही थी, उसकी गाड़ी भी नहीं थी ना वो था। तो पार्किंग में निकलने के बाद में फिर मेरी मम्मी को फ़ोन आया कि आपकी बेटी दामाद लोग जल रहे हैं, आप जाके देखो तालपुरी में क्या हो रहा है करके। सुबह कितने बजे की बात? ये सुबह 5 बजे की बात है। सुबह 5 बजे? हाँ, सुबह। और आखिरी बार जो आरोपी है रवि शर्मा, उसे देखा गया है 3:30-4 बजे कैमरे में निकलते हुए। निकलने के बाद सीधा रायपुर स्टेशन गया? रायपुर स्टेशन नहीं गया। अच्छा। ये सिर्फ दुर्ग स्टेशन गया। हाँ। दुर्ग स्टेशन गया, यहाँ से निकला, बाहर से बंद किया, अपनी स्कूटी लिया, उसमें सब कुछ था, टेप वेप सब मिला उसकी गाड़ी में। स्कूटी लिया, स्कूटी को पार्किंग स्टैंड में खड़े किया, वहाँ से बैग लिया, मेरी बहन का मोबाइल लिया, मेरी बहन के मोबाइल से फ़ोन कर रहा है। आगे वाला इंसान, कोई चोर भी घुसेगा तो मोबाइल तो लेके नहीं जाएगा, इतना बड़ा तो ये नहीं, कोई मारेगा भी तो मोबाइल तो छोड़ के जाएगा ना। वो मोबाइल लेके गया था। वो मेरी बहन के मोबाइल से मेरी माँ को फ़ोन किया कि आपके बेटी दामाद लोग जल रहे हैं, जाके तालपुरी में देखो करके।
उसी समय मेरी मम्मी मैं उठ जाते हैं सवेरे 5 बजे। मैं तो सवेरे 4 बजे 5 बजे जाता हूँ गाड़ी चलाने, ऑटो चलाता हूँ। मेरी मम्मी बोलती चल तो देख तो क्या हो गया। मैं बोला अरे कोई मजाक कर रहा होगा, ऐसा एकदम से कोई बोलेगा तो थोड़ी है, कोई मजाक किया होगा, तू टेंशन क्यों ले रही है करके बोला। नहीं नहीं तू चल बोलती है। मैं बोला ठीक है चल चलते करके। सुबह सुबह गए मेरे पापा और मैं और मेरी मम्मी। तब तक आप लोग आवाज को पहचान लिए थे कि आवाज को जानी-पहचानी पहचान आवाज है करके। हाँ आवाज को पहचान लिया था। एक मेरी मम्मी मुंह धोने गई, मैं बोलती चल चलते मुंह धो के आती हूँ। उठते में फिर फोन आया, फिर वो फोन मैं उठाया, ईसा उठाई, फिर मेरे को दी मामा रवि शर्मा का ही फोन है करके। तो ये भी पहचान ली, मैं भी पहचान लिया कि वो रवि शर्मा ही है। उस समय हम सफर एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट कर रहा था कि हम सफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 पे आने वाली है। हाँ वो एक ट्रेन से वो जाने वाला था। हाँ उसके जस्ट बाद फिर हम लोग निकले, जाके देखे तो पूरा आग ही आग था, धुआं ही धुआं जल रहा था। मेरा भाई और मेरे पापा पहले गए, मेरी माँ और मैं थोड़ा लेट गए क्योंकि वो अपने गाड़ी से निकल चुके थे। मेरी गाड़ी थोड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। तो मेरा भाई उधर से बाजू वाले से पानी मंगा, दरवाज़ा खटकाया, देखा आग जल रही तो पानी छीटा हुआ आग में, आग वाग बुझाया। फिर मेरे को फ़ोन करता है भाई ऐसे ऐसे हो गया, सही में पूरा आग लग गया, मेरा तो जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है अंदर में। तो मैं बोला मेरी मंजू कैसे है? तो बोलता है मंजू तो पेट पे पड़ी हुई है, टेप लगा हुआ है, ऐसी करके मेरे को बताया फ़ोन करके। फिर मैं तुरंत वहाँ गया, देखा तो ये हाँ ऐसा ऐसा हो गया था। वो पानी जब तक के थोड़ा बहुत लेके बाजू वालों से आग वाग बुझा रहा था। उसके बाद में गए और देखे तो मेरे पापा वो छोटी वाली बच्ची को 1.5 महीने की लेके गोद में लेके घूम रहा था उठा के उसके पास से, कि कहीं शायद ये जिंदा हो। हाँ जिंदा हो तो आग वाग में मत आ जाए करके उसको ले लेके घूम रहा था नीचे। का यानी कि 1.5 माह की बच्ची का गला दबाकर उसने मारा था और जो एन राजू था वो जमीन पर पड़ा हुआ था और उसी को पूरा रोस्ट कर रहा था, मतलब चेहरा पूरा जला रहा था ताकि लोगों को ये पता ना चले कि एन राजू है। वो रवि शर्मा बताने में लगा, अपने आप को मृत घोषित करना चाहता था और मंजू और यहाँ से भिलाई से वो आज़ाद होके जाना चाहता था, अपनी बीवी बच्चे सबको छोड़ के अपनी दूसरी बीवी के पास में जाना चाहता था। उसका ऐसी प्लानिंग था। वो बदलापुर पिक्चर देखा था, 6 जो प्लानिंग का था वो 6 महीने से कर रहा था। वो 2-2 3-3 गोली रोज नींद की लेता था वो। उसको 12 गोली जमा किया था। बॉडी कहाँ पड़ी थी? बेड पर थी। बेड में थी मंजू। नहीं जलाया उसने? उसने जलाया नहीं, वो जो जलाया था ना उससे पूरा उसका जो उड़ा था ना उसके बिस्तर में आग लग गई थी। अच्छा। वो जब उसको आग लगाया था ना वो एन राजू को चिंगारी से घर तो पूरा बंद था, वहाँ लपटे वहाँ तक गई थी। तो उससे आग लगी थी, उसके पूरे ड्रेस व्रेस जल गया था, पीठ वीठ जल गया था, उससे जला था। उसको जलाया नहीं तो उसको जरूरत नहीं था ना, उसको बॉडी को, उसको तो मेन उसका मकसद था एन राजू को। मेन राजू था, मकसद था एन राजू का, उसका चेहरा को बॉडी को जलाना था। ये रवि शर्मा मर गया करके और मेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा लिखा था बदनाम करने के चक्कर में, दरवाजे पे लिखा था। हाँ तो वो सिर्फ बदनाम करने के लिए था और वो पुलिस को गुमराह करने के लिए था। उसने ऐसी कहानी रची, ऐसी साजिश रची कि खुद को ये बताना चाहता था कि मैं मृत हो चुका हूँ और मेरी पत्नी का अफेयर यानी कि मंजू शर्मा का अफेयर है, इसलिए उसके प्रेमी ने मार डाला। कोई संजय नाम के एक लिखा उसने, संजय आर्मी लिखा दरवाजे पर, ताकि पुलिस केस को कंफ्यूज तरीके से देखे और पुलिस गुमराह हो जाए और इस केस को अलग दिशा देने की उसने कोशिश की। आखिरी तक उसने पूरे दरवाजे पर लिखा कि मंजू शर्मा का अफेयर है, ये किसी और से बात करती है, ये 10 जगह सोती है, बहुत सारी उसने बातें लिखी ताकि आरोपी के बारे में लिख सकता था। जब मतलब रवि शर्मा के बारे में उसने लिखा कि रवि शर्मा को भी मैंने मार दिया है, ऐसा लिखा। खुद से लिखा उसने। बिल्कुल। तो इस केस में पुलिस ने आरोपी को 48 घंटे बाद गिरफ्तार किया। हाँ 48 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया पुलिस वाले। मेरे को क्राइम वाले तो मेरे को लेके गए थे जहाँ जहाँ काम करता बता करके, तो फिर मेरे को साथ में घुमाया पूरे 3 से 4 बजे तक के मैं उन लोग के साथ में घूमा हूँ, है ना। पुलिस वाले जो एसपी थे वो साहब बहुत अच्छे थे। वो मैं उनके साथ ही में था। वो मेरे को वहाँ थाने में गया तो मैं थाने में टीम तैयार करे गया। टीम को बोला गया कि तुमको आधा घंटे का समय दे रहा हो, जो करना है कर लो करके। आधा घंटे के अंदर टीम तैयार होकर रावलकेला निकलना है करके। वो जो साहब थे वो ऐसा बोले, मैं भी सुना, मेरे को भी बोल रहे थे जाओ करके, तो मैं तो देखा नहीं था उनका घर, तो मैं नहीं जा पाऊँगा सर। मैं बोला मैं यहाँ पे, हाँ
तो उसका फ़ोटो वोटो मांगे, एल्बम मांगे शादी का, तो पूरा दे दिए। फिर वो पुलिस वाले यहाँ से टीम तैयार करके निकल गई थी टीम। ये 21 जनवरी 2020 के पहले की कहानी है, यानी कि घटना के ठीक एक दिन पहले क्या हुआ था ये जानना भी ज़रूरी था। तो घटना के एक दिन पहले क्या हुआ ये पूरी कहानी बताई है। किस तरह से मंजू शर्मा को उसने प्रेशर डाला कि जाओ तुम अंडा लेकर आना, और जब मंजू अंडा लेने गई तब उसके कोल्ड ड्रिंक में उसने नींद की गोली डाल दी ताकि मंजू को वो पिला सके, और पिलाने के बाद वो गहरी नींद में सो सके। और जब वो गहरी नींद में सोई उसके बाद उसके मुंह, उसके चेहरे पर टेप डाल दिया ताकि दम घुटने से उसकी मौत हो जाए। जबकि एन राजू बारे में ये बताया गया कि ये मंदबुद्धि था और भिलाई के एक शराब भट्टी के बाहर वो मिला और उसे घर लेकर गया था। ये कहकर ले गया था, अपनी वाइफ से ये बताया कि ये पुताई करने वाला है, ये पुताई करने के लिए आया है। और एन राजू को इस सब केस के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम था कि ये कौन है क्या है, बस उसे अपने साथ पिलाने खिलाने लेकर गया। और उसके बाद सबसे पहले उसने एन राजू को मारा, और एन राजू को मारने के बाद उसके पूरे चेहरे को जलाया ताकि कोई भी उसे पहचान न सके, सबको यही लगे कि ये रवि शर्मा है जिसकी हत्या हो गई है। अब इस केस के बारे में आप क्या कहोगे, चूंकि अब फांसी की सज़ा सुना दी गई है, फांसी अभी हुई नहीं है, सज़ा सुना दी गई, हो सकता है कि मामला भी और कोर्ट में जाए, क्या कहोगे? फांसी तो होना ही चाहिए सर, निश्चित है। जो मेरी बहन के साथ में हुआ तो वो तो बहुत दर्दनाक था। मैं चाहता हूँ और किसी के साथ में इस टाइप के हरकत ना हो, और वो छूटना भी नहीं चाहिए। उसका सज़ा जो है कि बरकरार रहना चाहिए, फांसी होनी ही चाहिए उसको, कोई डिले नहीं होना चाहिए सर। उसके फांसी की सज़ा में उसको कोई डिले नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अभी भी इस केस में एक न्याय बाकी है। ये ईशा है और मंजू की पहली बेटी है। ईशा के पापा यानी कि मंजू के पहले पति पहले वो छोड़कर गए, उसके बाद मंजू ने दूसरी शादी की रवि शर्मा के साथ। रवि शर्मा ने इसकी माँ को ही मार डाला। अब इस बच्ची के सिर पर ना माँ का हाथ है ना पिता का साया है। ये बच्ची अनाथ है, नानी के साथ रहती है, वो नानी जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है। मंजू शर्मा के जो पिता थे HCL कर्मी रहे हैं और रिटायरमेंट उनको काफ़ी साल 20 साल पहले रिटायरमेंट हुआ है, और जितना जो पैसा था उसी से इनका घर परिवार चल रहा था। अभी इस बच्ची के सामने सबसे बड़ा संकट ये है, ना इसके पिता है ना इसकी माँ है, और नानी जिनके पास कोई काम नहीं है। अब सवाल ये है कि ये बच्ची आगे की पढ़ाई कैसे करेगी। तो जो मंजू की माता जी है उनका कहना है कि कोर्ट इस पर ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, जिम्मेदार ध्यान दे कि इस बच्ची का भविष्य कैसे संवारा जाए, इस बच्ची की पढ़ाई कैसे हो। इस बच्ची को असली न्याय वही मिलेगी जब इस बच्ची का भविष्य एक सिक्योर होगा, इसे मालूम रहेगा कि मेरी पूरी पढ़ाई ऐसे होने वाली है, ताकि अपने दम पर ये खड़ी हो सके। मैं यही कह रहा, सही बोला? जी जी, यही चाहती है कि इस ईशा के साथ भी जो है एक न्याय मिले, उसका पढ़ाई लिखाई बंद नहीं होना चाहिए। वो भी एक अच्छी से पढ़ लिख के एक अच्छी नागरिक बन के अपने जीवन को संभाले और आने वाला उसका भविष्य भी अच्छा बने। अभी कौन सी क्लास में ईशा? 10वीं में है। कौन सा स्कूल बेटा? भिलाई विद्यालय सेक्टर 2 में गई हूँ अभी। स्कूल में। जी। बाकी क्या बनना है आपको, आगे क्या करना है? मुझे तो कॉमर्स लेके अकाउंट्स में करना है, कॉमर्स में अकाउंट पढ़ना है। जी बिल्कुल। तो अभी 10वीं में 11वीं में जाने वाली हो? नहीं, अभी 9th पास करके 10th में गई हूँ। जी। तो किसी प्रकार की तकलीफ होती है, आर्थिक रूप से परेशानी होती होगी आपको भी? हाँ, वो तो होती है, मतलब स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है, साइकिल से जाना पड़ता है, 6 किलोमीटर दूर है, और आने में भी थोड़ा दिक्कत होता है कभी कभी। बाकी तो मैं कर लेती हूँ मैनेज। मैं शहर के जितने भी समाज सेवी है, जितने भी समाज सेवी संस्था है, स्पेशली मैं संतोष राय सर से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि सर आप कॉमर्स गुरु हैं और ये बच्ची कॉमर्स की दुनिया में एक नाम रोशन करना चाहती, पढ़ना चाहती है। चूँकि माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट आपका एक ट्रस्ट भी है, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आपसे विनम्र अपील करता हूँ कि इस बच्ची के लिए जो बेटर हो सकता है आप उसका इंतज़ाम कर दीजिएगा। आपका ट्रस्ट कर दे, आपका DSR जो डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट है कॉमर्स का, वो भी इनके लिए कुछ पहल कर सकता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे, तो आप इस बच्ची की मदद के लिए, इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आगे आएंगे। हालांकि जिम्मेदारी तो सिस्टम वालों की है, लेकिन सिस्टम में काफ़ी देरी होती है। इसकी माँ को न्याय मिलने में 6 साल का वक्त लग गया। तो इस बच्ची को आगे पढ़ाई करनी है, अपना भविष्य बनाना है, ताकि नानी की ज़िम्मा उठा सके, बाकी परिवार का ज़िम्मा उठा सके और अपना खुद का एक बेहतर दुनिया बसा सके।
तो आपसे अनुरोध है सर, इसके लिए कुछ भला करिएगा। बाकी इस घटनाक्रम के बारे में ये कहानी जाननी बहुत ज़रूरी थी कि आखिर ये रवि शर्मा कौन है, मंजू शर्मा के साथ शादी उसने कैसे की, और उसके बाद कैसे उसने अपनी ही 1.5 महीने की बच्ची और अपनी पत्नी को जान से मार दिया और खुद को मरा साबित करने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति जो मंदबुद्धि था एन राजू, उसकी भी हत्या उसने कर दी। मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये ट्रिपल मर्डर केस भिलाई के लिए काफ़ी चर्चित था, तो इसके बारे में डिटेलिंग जानना भी जरूरी था।